नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। वायुमंडल और जलवायु से संबंधित है। तो इसका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया था। आज सेकंड पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे स्थानीय पवने से, और इसके साथ ही लास्ट वीडियो में से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि वायु की गति को मापने के लिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, वायु की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है, लिख के बताना है। तो मित्रों, स्थानीय पवनें क्या होती हैं? यह पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। जिसे राजस्थान में गर्मी की ऋतु में चलने वाली गर्म पवन, जिसे लू कहते हैं। राजस्थान में जो ये गर्म हवा चलती है, ये मई जून जुलाई में अभी और आएगी। ये जून में तो बहुत ज्यादा, तो क्या कहते हैं उसको? लू कहते हैं। चिनूक, रोकी पर्वत, फोहन और मिस्टल यूरोप में, आदि विश्व में अन्य स्थानीय पवनें हैं। आपके क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवनों को आपने भी महसूस किया होगा। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अब मित्रों, जैसे अलग अलग देशों में और अलग अलग स्थानों पर इन स्थानीय पवनों के अलग अलग नाम हैं। अब जैसे रोकी पर्वत वाला जो ये क्षेत्र है, वहां चिनूक कहते हैं इसको। यूरोप में फोन और मिस्टल कहते हैं। राजस्थान में जो गर्म हवा है, जो गर्मी की ऋतु में चलती है गर्म पवन, उसे लू कहते हैं। तो वैसे अलग अलग नाम है। क्या आप जानते हैं, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते जाते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो ये जो आप देखते हैं, जब हवाई जहाज उड़ते हैं तो आप पीछे देखते हैं कि उसमें आपको एक वो जो धुआं टाइप से, उस टाइप से एक लाइन सी बहुत दूर तक दिखती है यूं। तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं। इसके बाद में आती है आर्द्रता। यदि किसी कारणवश जल भाप में बदलकर वायुमंडल में मिल जाता है तो वायुमंडल में मौजूद इस भाप रूपी जल को आर्द्रता कहा जाता है। इसे वायुमंडल में नमी या जलवाष्प भी कहते हैं। मित्रों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज समझाई भी थी कि जलवाष्प जो है वो कोई ऊपर ही नहीं है कि वायुमंडल में ऊपर ही होगी। हमारे चारों ओर ये गैसों का आवरण ही है। हम भी पृथ्वी के ऊपर ही हैं, कोई पृथ्वी के अंदर नहीं है। तो ये पृथ्वी के ऊपर हम सब भी आते हैं। तो हमारे आसपास भी जलवाष्प है। मैंने आपको उसका एक उदाहरण भी बताया था कि गिलास के अंदर अगर हम बर्फीला पानी, ठंडा पानी या ठंडी चीज डालें तो उस गिलास के बाहर की तरफ जो है ओस की बूंदे छोटी छोटी बूंदों से भर जाता है वो। तो ऐसा थोड़ी कि गिलास के अंदर से निकल के बूंदे बाहर गई है। चारों ओर नमी है, और जब वो बिल्कुल चिल्ड, ठंडी के संपर्क में हवा आई और वो जो है बूंद के रूप में हमारे सामने आ जाती है। वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण ही कपड़े देरी से सूखते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठती है तो यह ठंडी होना शुरू हो जाती है, संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है, और बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें बड़ी हो जाती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें नीचे खींचता है, और तब ये वर्षा के रूप में धरातल पर गिर जाती है। तो आर्द्रता होती है ह्यूमिडिटी, नमी, आर्द्रता, जलवाष्प भी कहते हैं आप इसे। इसके बाद में आती है वर्षा। वर्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो प्रतिवर्ष समुद्र के खारे जल को मीठे जल में बदलकर हम तक पहुंचाता है। अब ये अलग अलग बता रहा है कि सामान्य वर्षा कौन सी होती है, पर्वतीय वर्षा कौन सी होती है, चक्रवातीय वर्षा कौन सी होती है। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद वापस इस मैप को देखेंगे। तो हम तक ये जल पहुंचाता है। पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना ही वर्षा कहलाता है। अधिकतर भूमिगत जल भी वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। वर्षा कम होने पर जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अधिक वर्षा होने पर मैदानी भागों में पानी भर जाता है, जो उस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। वर्षा 3 प्रकार की होती है: सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो मित्रों, पानी जो वर्षा का जल है, सबसे शुद्ध जल भी जो होता है वो बारिश का पानी होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। ये बात अलग है कि यहाँ मिट्टी में मिलने के बाद में और भी चीजें उसमें अगर मिल जाए धरती पर गिरने के बाद,
तो कई चीजें उसमें मिल जाती है, लेकिन उस पानी को, वर्षा के जल को साफ सुथरा करके अगर इकट्ठा कर लिया जाए, साफ सुथरा तो होता ही है, अगर उसको अच्छी जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो आप उसको आराम से पी सकते हैं। गांव में हर घर के अंदर कुंड बने होते हैं, तो जो गांव की होती है छत, उसको साफ रखते हैं, धूल मिट्टी के अलावा उस पे चप्पल भी नहीं लेके जाते। तो जो बारिश आने वाली होती है तो पहले इसको झाड़ू से बुआर कर साफ कर देते हैं पूरा छत को, और फिर जब बारिश आती है तो शुरू का पानी थोड़ा सा निकाल देते हैं उसमें से, और वो सीधा जो कुंड है घर की उसमें मिला होता है, और पूरी कुंड के अंदर बिल्कुल मीठा पानी भर जाता है। पूरे साल भर पियो, 2 साल पियो, खूब पानी हो जाता है। एक दो बारिश भी ढंग की हो जाती है, कुंड भर जाता है वो। आप भी अपने घर में बना सकते हैं, इस तरह का सिस्टम कर सकते हैं। तो ये सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा क्या होती है? तो मित्रों, ये हमने अभी ऊपर देखे थे सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। और देखिए सामान्य वर्षा क्या है, इसमें देखिएगा यहां समुद्र है, यह धरातल है, और सूर्य की किरणों से धरातल गर्म होता है और गर्म हवा ऊपर उड़ती है। हवा ठंडी होने पर संघनन के द्वारा बादल बनते हैं। संघनन मैंने आपको क्या बताया था? गैस से द्रव के अंदर जो ये कन्वर्ट होने की जो ये अवस्था है, इसे ही हम कहते हैं संघनन। ये जो घटना होती है गैस से द्रव में बदलना। और पवनों के साथ बादल अपना स्थान बदलते हैं और वर्षा होती है। तो ये ज्यादातर जो संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो प्रदेश हैं, वहां क्या होता है, दिन में ताप ज्यादा पड़ता है, ये आप जानते हैं। तो अत्यधिक सूर्य के ताप के कारण धरातल क्या है, अत्यधिक गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो हवा वहां की क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। हवा फैलेगी और हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी। ऊपर उठती हुई जो ये वायु होती है, ये सागर और जो अन्य जलाशय वगैरह हैं वहां से क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और फिर ये बारिश करती है। तो ये धरातल, ये जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो एक सिस्टम होता है उसको सामान्य वर्षा कहते हैं। और मित्रों, दूसरी पर्वतीय वर्षा, तो ये आपको कल भी बताया था, जो लास्ट वीडियो था उसमें भी आया था कि जैसे ये पवने आ रही है, आर्द्र पवने हैं, और रास्ते में कोई पर्वत आ गया, लास्ट से लास्ट वीडियो में, तो ये पर्वत आ गया बीच में, तो यहां से टकरा करके और ये नम होकर के यहीं वर्षा करती है। चूंकि दूसरी तरफ ये पवने नहीं पहुंच पाई तो वो बिना वर्षा के रह जाता है बेचारा, तो उसको हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। एक मित्रों, ये तीसरा चक्रवातीय वर्षा और होती है, ये हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखिए चक्रवातीय वर्षा में क्या होता है कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली जो हवाएं जो है वो आपस में विपरीत दिशाओं से आकर के मिलती है। जैसे विपरीत स्वभाव से मतलब एक गर्म हवा और एक है ठंडी हवा, ये दोनों आपस में अलग अलग दिशाओं से आकर के ये आपस में मिली, तो उससे क्या होता है, वातागर का निर्माण होता है, वाताग्रह। और उसके कारण गर्म हवाएं जो है ये तो ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवाएं जो है नीचे हो जाती हैं। तो उससे फिर क्या, ये बारिश करती है। तो ये ज्यादातर जो स्थिति बनती है चक्रवातीय वर्षा की, ये शीतोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र होता है, जो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, उसके मध्य ये इस तरह की जो है ये कंडीशन बनती है। तो मित्रों, ये चीजें आप समझ गए होंगे, आगे और भी ये डिटेल में काफी आएगी। एक मैंने अभी एक टर्म लिया था, हो सकता है आपको डाउट हो कि ये वाताग्र मैंने नाम लिया, ये क्या होता है? तो देखिए अभी आपको बताया कि दो अलग अलग जो पवन है, वायु राशियां हैं, जैसे गर्म और ठंडी, ये आपस में आकर के जब मिलती है तो इनके मध्य का जो सीमा क्षेत्र है उसी को हम वाताग्र कहते हैं। तो ये चक्रवातीय वर्षा है, ये पर्वतीय वर्षा है, ये सामान्य वर्षा है। इसके बाद आता है विश्व में वर्षा का वितरण। विश्व में सभी स्थानों पर वर्षा एक समान नहीं होती है, क्योंकि वर्षा का वितरण कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे पर्वतों की दिशा, समुद्र से दूरी, धरातल का स्वरूप, पवन आदि। विषुवत-रेखीय क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये विषुवत रेखीय क्षेत्र कौन सा बता रहा है? जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसी को विषुवत रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र मुख्य रूप से उष्ण शीतोष्ण कटिबंध के तटीय क्षेत्र हैं, जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर रहती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य भाग तथा शीतोष्ण प्रदेशों के पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है, जिनकी मात्रा 25 से 100 सेंटीमीटर रहती है। और विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां वर्षा न के बराबर होती है,
ये निम्न वर्षा के क्षेत्र गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में भी वर्षा कमी होती है जो हिमपात के रूप में होती है। एक पॉइंट देखिए इसमें और महत्वपूर्ण है कि क्या आप जानते हैं विश्व की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 117 सेंटीमीटर है। विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में अधिक तापमान और आर्द्रता के कारण प्रतिदिन सायकाल में सहनीय वर्षा होती है। तो डेली की बारिश होती है। जैसे मित्रों जो समुद्र के किनारे ज्यादातर जो स्थान होंगे वहां आपको डेली की वर्षा देखने को मिलेगी। अचानक देखते ही देखते मौसम साफ है, अचानक ही बारिश होना शुरू होगी। 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा बरस गया, फिर शांत हो गया, फिर अचानक बूंदे टप 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 टप, फिर से बूंदे गिरी, फिर शांत हो गया। तो इस तरह की जो है वो सामान्य वर्षा कहलाती है। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा 117 सेंटीमीटर। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक तापमान और आर्द्रता के कारण तापमान भी अधिक होता है विषुवत रेखा पे, क्योंकि सूर्य के सामने सूर्य की किरणें रहती हैं वहां। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है और इस कारण प्रतिदिन सायकाल में सामान्य वर्षा होती है। ये देखिए, ये आपके सामने एक मैप है विश्व में वर्षा का वितरण। तो ये बताया गया है यहाँ प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक है, ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है। वर्षा और बर्फबारी सेंटीमीटर में। यहाँ जो ये हल्का हल्का है तो ये स्थान है, जैसे ये अफ्रीका वाला हो गया, ये भारत के इस तरफ का देखिए जिसमें राजस्थान भी आएगा, ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। यहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये उसके थोड़ा सा और डार्क है तो वो 50 हो जाएगा। फिर ये बहुत ज्यादा ये डार्क है, ये 100 सेंटीमीटर का है, बहुत ज्यादा है, ये 200 सेंटीमीटर है। जैसे ये वाले क्षेत्र हैं, ये यहाँ देखिएगा, ये भारत के जो इस तरफ है पूर्वी साइड का पूरा भारत, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से अच्छा खासा मानसून आता है। अब राजस्थान के साथ तो क्या स्थिति है, अरावली पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतमाला है उसके कारण ये जो भी मानसून आता है इधर अरब सागर से, ये जो हिंद महासागर से ये अरावली के समानांतर साथ साथ निकल जाता है। अब उसी की हवाओं की दिशा ही वो है, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है और ये अरावली इस तरह से है, तो यहां से जो भी ये मानसून आता है इसके साथ साथ निकल जाएगा। इसी कारण इधर का प्रदेश है ये सूखा रह जाता है। तो पर्वतों की दिशा क्या है वो हर चीज है, लेकिन इसमें है कि विश्व में वर्षा का वितरण कैसा है। तो आप देख लीजिए इसमें सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थान, जैसे ये देखिए कितनी बारिश बता रखी है यहाँ पे इन क्षेत्रों में। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी है, यूरोप महाद्वीप में खूब बारिश है यहाँ पे, इधर भी है, ये यहाँ, इस प्रकार से। ये दोस्तों एक में ये भारत का है कि भारत में वर्षा का वितरण कैसे है। तो जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो उनको पहचानिए, ये तो प्रैक्टिकल करने के लिए बता रखा है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भारत के मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों में स्थित मौसिनराम और चेरापूंजी है, मासिनराम और चेरापूंजी। अब ये देखिए इसने मैप में बता रखा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले के ये चिन्ह है, 100 से 200 सेंटीमीटर ये, और 50 से 100 वाले ये, और 50 से भी कम ये वाले। तो आप इसमें देखिए मित्रों, ये जो राजस्थान है, अपना राजस्थान, आपनो राजस्थान, ये आधा पूरा तो नहीं, इधर का देखिए ये क्षेत्र जो मैंने रेड में किया है ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले के अंदर ये बता रखा है। और यहाँ भी आप ऊपर देखिएगा इस साइड से ये भी है कम, ये भी बीच में यहाँ कम बता रखा है। इसके बाद में 50 से 100 सेंटीमीटर जो है इसके बीच में काफी है, ये राजस्थान, इसके आसपास का ये क्षेत्र, गुजरात इसमें आ जाएगा, और ये महाराष्ट्र का, ये चीजें ये वाले। और इसके साथ ही 100 से 200 सेंटीमीटर जो है, ये थोड़े ब्लू टाइप दिख रहा है ये आपको सारा, ये 100 से 200 सेंटीमीटर है। अब ये क्यों होती है, इसके देखिए भौगोलिक कारण है। कई मानसून आते हैं, बंगाल की खाड़ी से मानसून आएगा, और कई कैसे मानसून आते हैं, किस तरह की इनकी संरचना है, कौन सी पहाड़ी बीच में आती है, कौन सा पर्वत बीच में आता है, कौन सी हवाएं किससे कहाँ मिलती है, सब अलग अलग कारण है। और ये समुद्र तट वाले जो किनारे हैं यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश। तो मित्रों जो सामान्य वर्षा आपको बताई थी ऊपर, तो ज्यादातर तटों के किनारे ये आपको सामान्य वर्षा ही देखने को मिलेगी, ये बारिश होती रहती है यहाँ पे, ये जो किनारे किनारे वाले जो भाग होंगे। और यहाँ भी इसी तरह की स्थिति है, ये देखिएगा बहुत बारीक बारीक है,
थोड़ा थोड़ा ये। और ये जो पूर्वी जो हैं ये 7 बहनें जिनको 7 सिस्टर कहते हैं, ये असम रही है, अरुणाचल प्रदेश रही है वाले, इनमें 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है और मेघालय भी इन्हीं में ही आता है। तो ये है। अब देखिए दोस्तों, समुद्रों में जंगलों का जलवायु पर प्रभाव। जल क्षेत्र का अपने निकटवर्ती क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समुद्रों के तटवर्ती क्षेत्र की जलवायु वर्षा भर सम बनी रहती है, क्योंकि समुद्र का जो तट होता है तो वो सेम वर्षा वही बनी रहेगी, क्योंकि समुद्र बिल्कुल पास में होता है। न तो शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है, न ही ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। समुद्रों से अधिक वाष्पीकरण होता है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, बारिश होती रहती है हर थोड़ी थोड़ी देर में, 10-10 मिनट में, आधी आधी घंटा में लगातार बारिश होती रहती है। जिस प्रकार समुद्रों के जल का वाष्पीकरण होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों से भी वाष्पोत्सर्जन होता है। इसलिए जहां पेड़ पौधे अधिक होंगे वहां वर्षा भी अधिक होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पेड़ ज्यादा लगाओ, पेड़ ज्यादा लगाओ, पेड़ ज्यादा लगाओगे तो आपके इतने फायदे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बारिश ज्यादा होगी, सबसे बड़ा ये है। साथ ही अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों की जलवायु भी जो है वो सम बनी रहती है। सम मतलब समान बनी रहती है। इसके विपरीत जहां वनस्पति कम होती है वहां की जलवायु उष्ण और शुष्क होती है। जैसे मित्रों, वेस्ट राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की, वनस्पति कम है, धोरे, मिट्टी, टीले ये ज्यादा है। जलवायु भी कैसी है? उष्ण और शुष्क है। जब गर्मी के अंदर ये ताती ताती लू चलती है तो कहते हैं कि बहुत ही जोरदार लू है। मतलब अभी मैंने बोला ताती ताती मतलब गरम गरम, ताती गरम को ही कहते हैं, ये मारवाड़ी टर्म है। चक्रवात और प्रति चक्रवात, अब ये क्या होता है? सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर उच्च दाब वायु दाब होता है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है जिससे हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है। सामान्यतः चक्रवात समुद्र पर विकसित होते हैं और तटीय भागों पर वर्षा करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इनसे जानमाल का नुकसान कम होता है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं, जिनसे विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो मित्रों, ये इसमें क्या कह रहा है कि जो चक्रवात है ये निम्न दाब के केंद्र होते हैं। जैसे यहां मान लीजिए दाब निम्न है, इसके चारों ओर है उच्च वायु दाब, यहां हम लो लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं हाई। अब देखिए, वायु का सीधा सा सिस्टम है कि वो हमेशा उच्च वायु दाब की ओर से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती है। तो अब यहां हवाएं किधर से किधर चलेगी? अब क्या लिखा हुआ है? केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है। ये केंद्र है निम्न वायु दाब का क्षेत्र, और बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाएगा, बाहर की ओर जाते जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिससे हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है। परिधि ये है चारों ओर, ये जो बाउंड्री है, तो चारों ओर जो है, चूंकि इसको कहते हैं परिधि, तो यहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, ये बीच में लो यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। तो यहां हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलेगी यूं, ऐसे, ये इनका होता है। और ये चक्रवात इतने खतरनाक होते हैं, आप देखते हैं कि पूरे नगर के नगर कई बार डूब जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। सामान्यतया चक्रवात समुद्र पर विकसित होते हैं और तटीय भागों पर वर्षा करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इनसे जानमाल का नुकसान कम होता है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत तीव्र गति से चलते हैं, जिनके विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में नुकसान होता है। ये चक्रवात के अलग अलग नाम भी रखे जाते हैं, अलग अलग देश नाम रखते हैं, कौन सा किसका क्या रखा जाएगा ये सब भी है अलग अलग। आप देखते ही हैं जब चक्रवात वगैरह आते हैं, तूफान भी कह देते हैं इनको, तो उस वक्त आप देखते हैं कैसे हैं। अब आगे है प्रति चक्रवात। ये क्या कह रहा है? क्या आप जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, कैरेबियन सागर व मैक्सिको में टोर्नेडो, चीन व जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीस और बंगाल की खाड़ी में
चक्रवात। ये विली विली भी कहते हैं, विली विली लिखा, विली विली भी कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में इनको चक्रवात कहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको घूमते हुए दिखेंगे, इस प्रकार से यूं, ऐसे 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 ऐसे। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। यूएसए में क्या कहते हैं? हरिकेन, कैरेबियन सागर और मैक्सिको में टोर्नेडो, चीन व जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिलीज और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात। तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी में उठा एक चक्रवात, ये बता रखा है इन्होंने। अटलांटिक सागर में हरिकेन, ये यहां देखिए चित्र ये बना हुआ है। टोर्नेडो जो कि कैरेबियन सागर और मैक्सिको में आता है, तो उसका एक ये बता रखा है चित्र इन्होंने। प्रति चक्रवात, हवाओं के द्वारा निर्मित वर्ताकार, अंडाकार आदि लहरनुमा आकार जिसके मध्य में उच्च वायुदाब तथा परिधि की ओर न्यून वायुदाब होता है, प्रति चक्रवात कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि हवाओं के द्वारा निर्मित वर्ताकार, अंडाकार आदि लहरनुमा आकार जिसके मध्य में उच्च वायुदाब और परिधि की ओर न्यून वायुदाब होता है, तो ये प्रति चक्रवात कहते हैं इसको। उसका उल्टा बता रहा है चक्रवात का। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय में चलती है, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती है। प्रति चक्रवात में हवाओं के केंद्र से चारों ओर अपसारी होने के कारण प्राय मौसम साफ रहता है तथा वर्षा नहीं होती। प्रति चक्रवात मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रवातों के पीछे पीछे चलते हैं। इसमें आपको यह ध्यान है कि ये प्रति चक्रवात होता क्या है। तो ये जो ये साइक्लोन का उल्टा है, प्रति जो चक्रवात है उसका उल्टा है। चक्रवात में क्या था? चक्रवात में मध्य में निम्न वायुदाब और जो चारों ओर जो परिधि है वहां उच्च वायुदाब रहता है। उच्च वायुदाब बाहर की ओर है तो हवाएं कैसे चलेगी? बाहर से अंदर की ओर, इस प्रकार से। जबकि प्रति चक्रवात के अंदर अलग उच्च वायुदाब है और किनारों की ओर न्यून वायुदाब है, तो हवाएं भी कैसे चलेगी? अंदर से बाहर की ओर, इस प्रकार से बाहर की ओर चलेगी। तो प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय के रूप में चलती है, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो घड़ी की सुई के विपरीत होती है। तो ये है, और ये आपका टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। तो मित्रों आप शब्दावली देख लेते हैं। भूमंडलीय तपन क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। आर्द्रता ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा। वायुदाब किसे कहते हैं? पृथ्वी के स्तर पर वायुमंडल की सभी परतों में स्थित वायु का दबाव। प्रकीर्णन क्या होता है? धूल कणों से टकराकर सूर्य की किरणों का बिखरना। प्रकीर्णन शब्द का मतलब ही होता है फैलना, बिखरना। तो ये किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है कि धूल कणों से टकराकर जो सूर्य की किरणें बिखरती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। अब ये देखिएगा कई क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? हरिकेन, टोर्नेडो, टाइफून, बिलीबिलीज, क्या कहते हैं? तो आपने ऊपर पढ़ाई है इसको। तो इसका सही उत्तर जो है वो फर्स्ट होगा, हरिकेन। हरिकेन कहा जाता है। और वायुयान किस परत में उड़ते हैं? ये चार आपके सामने है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? समताप मंडल। बाकी ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लीजिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। पवन की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ये मैंने आज ही आपसे पूछा है क्वेश्चन शुरू में, तो इसका नहीं बताएंगे। ये आपको वैसे भी कमेंट करना था, यहां भी कर लीजिएगा। वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल से होता है? तो ये आपको बताया था, आयन मंडल से होता है। ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म पवनों को राजस्थान में क्या कहते हैं? लू। अब है ये मौसम जलवायु में क्या अंतर है और वर्षा कितने प्रकार की होती है, ये आप इनको सोल्व जरूर करें। तो मित्रों आज ही आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपका जल चैप्टर से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट में हम जल पढ़ेंगे।
तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।